तो हमने अभी तक पढ़ा कि अगर दो वेक्टर को हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ता है कि इनिशियल वेक्टर से आप एक लाइन खींचोगे इनिशियल वेक्टर के हेड से, है ना, इनिशियल वेक्टर के हेड से आप हेड से नहीं, इनिशियल वेक्टर की टेल से आप फाइनल वेक्टर के हेड तक आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो इफेक्ट दिखाती है इन दोनों के एडिशन का, राइट? यही पढ़ा है हमने। अरे भाई यही था ना, ए वेक्टर अगर आप इधर ए वेक्टर लेते हो और बी वेक्टर अगर आप इधर लेते हो तो आप क्या करते हो, इनिशियल वेक्टर के टेल से और फाइनल वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर खींच देते हो, और यही वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यही आपको इफेक्ट दिखाता है। कौन सा इफेक्ट दिखाता है? ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का इफेक्ट दिखाता है। क्लियर है बात? हाँ। ये तो, और ये इसका कैलकुलेशन बहुत आसान थी जब तक ये एंगल कितना था, 90 डिग्री का था, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। हाँ तब भाई जब ये दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा तब क्या करें? अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो क्या करें? तो हमें एक जेनेरिक फॉर्मूला चाहिए जो 90 डिग्री पे भी काम करे और 90 डिग्री के ऊपर नीचे भी काम करे। ओके, हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए था वेक्टर एडिशन का, कि वेक्टर एडिशन कैसे होगी जब 90 डिग्री से, जब 90 डिग्री दो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं है। क्लियर भाई? क्लियर है? हाँ है ना? हाँ भैया। तो अब इसको सॉल्व करना था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आया पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है। पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, ठीक है, दोनों एक ही तरीके के लॉ हैं। ठीक है, तो एक की डेरिवेशन करोगे, दूसरे की डेरिवेशन अगर आप उसी से समझने की कोशिश करोगे तो समझ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ की डेरिवेशन करवाते हैं। ट्राइंगल लॉ की आप डेरिवेशन देखना, अगर आपको समझ में नहीं आती तो मैं करवा दूंगा उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आज पैरेललोग्राम लॉ की डेरिवेशन करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो हम उनको पैरेललोग्राम के साइड्स के अलोंग रख देंगे। पैरेललोग्राम कैसे होता है भाई? ऐसा होता है ना, पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। ये पैरेललोग्राम है। तो ये बोलता है कि अगर आपको वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो उस वेक्टर का रिजल्टेंट, अगर ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है कि इन दोनों की टेल मिल जाए आपस में। अगर ऐसा केस बनता है तो इन दोनों वेक्टर की, मतलब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, इस डायगोनल के अलोंग इनका रिजल्टेंट निकलेगा। ये तो है लॉ। अच्छा। लॉ देखो क्या बोल रहा है। लॉ ये बोल रहा है कि अगर मैं दो वेक्टर पैरेललोग्राम के साइड्स के अलोंग रख दूं, अगर मैं दो वेक्टर पैरेललोग्राम के साइड्स के अलोंग रख दूं, कंसीडरिंग टेल्स आर in contact with each other, tail of each vector of vectors is in contact, then the diagonal of parallelogram coming out of Will that show point the will give the रिजल्टेंट वेक्टर। resultant vector. That is parallelogram law. ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था कि भैया ये क्या पढ़ लिया था फिर हमने, कि ये एक वेक्टर था, इसकी टेल के हेड के इधर लगा दो और फिर यहां से यहां लगा दो। ये कौन सा लॉ है फिर? ये भैया है ट्राइंगल लॉ। ठीक है, ये है ट्राइंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ में फर्क समझ में आ रहा है? ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि अगर आपको दो वेक्टर के एडिशन करनी है या दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर एडिशन का मतलब आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दो वेक्टर्स को ट्राइंगल के साइड्स के अलोंग रखना है, किसी भी शेप में। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री का ही ट्राइंगल बनना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा भी बन सकता है ट्राइंगल, कैसा भी आइसोसेलेस, मतलब कैसा भी ट्राइंगल बनाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल लॉ कहता ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड्स के अलोंग रखते हो, कंसीडरिंग हेड ऑफ वन वेक्टर इज इन कांटेक्ट विद टेल ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, क्लियर? ये होती है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि अगर मैं दो वेक्टर्स को अगर दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड के अलोंग रख दूं, ठीक है, ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है?
अगर मैं दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग रख दूं, किसी भी दो Sides के साइड्स के along. अलोंग रख दूं, किस तरीके से रखूं ताकि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल को लगे, Tail को contact. ठीक है, कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल को लगे, तो जो थर्ड साइड होगी, जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी, वो मुझे उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताएगी। क्लियर है? फिर से अगर मैं दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग रख दूं, हाँ what I have to take care? I have to take care that head of one vector is in contact with tail of other vector. ठीक हेड और टेल मिलनी चाहिए, तो जो थर्ड साइड होती है ट्राइंगल की, वो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ रही बात? ठीक ठीक है लक्की, जिज्ञासु, हाँ जी भैया। हाँ भैया भव्य, क्लियर है? ये तो ये तो था ट्राइंगल लॉ, ठीक है। अब ये ट्राइंगल लॉ ने क्या किया, ट्राइंगल लॉ ने ये एक कंडीशन लगा रखी है। क्या कंडीशन लगा रखी है? कि आपको हेड और टेल एक साथ मिलाना है ना। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होगा कि भाई वेक्टर नहीं मिल रहे, है ना, नहीं नहीं लग रहे, इस तरीके के केस के लिए भी हमें बता दो जहां पे टेल और टेल मिल रही है, हमें नहीं करना फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो भी क्या करें? ठीक है, तो ये बोलता है कि ठीक है, अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं करना है तो पैरेललोग्राम लॉ ले लो। आपको दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के साइड्स के अलोंग रखना है, कंसीडरिंग टेल्स आर in contact with each other, then the diagonal of the parallelogram will represent the resultant of these two vectors. Clear? रिजल्टेंट का मतलब एडिशन, ये वेक्टर दिखाएगा। रिजल्ट डायगोनल के अलोंग जो वेक्टर जाएगा वो वेक्टर इन दोनों की एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ में क्लियर है मामला कि नहीं? ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे फॉर्मूला चाहिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला होगा, तो मैं क्या करूं, कैसे निकालूंगा मैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसकी डेरिवेशन करूंगा। देखो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये पूछ ली जाती है, इसलिए ये वाली करवा रहा हूँ। ठीक है, ट्राइंगल वाली बहुत कम पूछी जाती है, क्योंकि इसमें दोनों कंसेप्ट लगते हैं, इसमें ट्राइंगल का भी कंसेप्ट लगेगा और इसमें इसका भी कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो देखो ये आपका रिजल्टेंट होगा। पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो अगर जितना हमने वेक्टर पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस ए वेक्टर, ये वेक्टर जो बना हुआ मेरा ए वेक्टर, और ये वाला जो लाइन मैंने बना दी, और ये वाला जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर सेम है भाई, लाइक वेक्टर है, पैरेलल है ना। पैरेललोग्राम की साइड्स पैरेलल होती है, मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं भाई, सेम वेक्टर है, राइट। तो ए वेक्टर, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इस वेक्टर को भी हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, हाँ या ना। और इसी तरीके से जैसे ये बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर भी ऊपर वाले को लिख देंगे, बी लिख सकते हैं। क्लियर है मामला? ये वेक्टर भी बी वेक्टर कहलाया जाएगा और ये वेक्टर भी ए वेक्टर कहलाया जाएगा। ये मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर रहे हैं आज, इनको छोड़ दो, साइंस छोड़ दो, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर ये ए वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी, हाँ या ना। और ऐसे ही बी वेक्टर इधर और बी वेक्टर ये वाले, ये दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। क्लियर? अब इनको हम पॉइंट्स दे देते हैं, P Q R S। P Q R S क्यों दिया? क्योंकि ए बी इधर यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, तो P Q R S हमारा पैरेललोग्राम है। क्लियर मामला? अब मुझे क्या करना है, मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालने का मेरे पास क्या तरीका है बताओ? मुझे तो एक ही तरीका आता है, पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, 90 डिग्री का एंगल चाहिए। वो एंगल तो है नहीं, अरे हाँ या ना। तो फिर
तो फिर क्या करें? तो मैं क्या करूंगा, जबरदस्ती एक 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा ट्रायंगल ना थोड़ा सा टेढ़ा कम हुआ है, इसको मैं वापस बनाता हूँ, थोड़ा टेढ़ा कम हुआ है, अदरवाइज आपको ना समझ में नहीं आएगा ये थोड़ा भैया सा ये ना। आपकी डबल डबल आवाज आ रही है। डबल डबल आवाज अमन की वजह से आ रही है। अमन को मैं म्यूट कर रहा हूँ लेकिन अमन अनम्यूट कर रहा है अपने आप को बार बार। अमन की तरफ से एको है। बाबा डबल डबल आ रही है, समझ नहीं आ रहा। अमन म्यूट करो अपने आप को, अब ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक। हम्म। ये क्लियर है? ये वाला इसी की चीज को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। और ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, और ये सॉरी हाँ, और ये भी हो जाएगा आपका बी वेक्टर। क्लियर? इनका रिजल्टेंट हम यहाँ पे लगा देते हैं भाई। इनका रिजल्टेंट आपका ये रहा, ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर। ओके, इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल आपका एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा। क्लियर है? अब पी क्यू आर एस भी बना देते हैं इसको। इसका हो जाएगा पी, इसका क्यू, इसका आर, और ये एस। ठीक है? अरे हाँ है ना? ठीक है, क्लियर हो गया मामला। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है तो मुझे तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम आती है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं काम करता हूं, मैं जबरदस्ती एक 90 डिग्री का एंगल, एक 90 डिग्री बनाता हूँ। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, सिंपल सी बात है ना? ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट से, आर पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ कर दूंगा ये, और इसको एक्सटेंड कर देंगे भाई। अगर ये कहीं लैंड करनी है तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, इस तरीके से। इसको हम बी वेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे ये लैंड कर जाएगी, और जिस पॉइंट पे ये लैंड करेगी उस पॉइंट को हम एक पॉइंट भी देना पड़ेगा हमें, इस पॉइंट को हम दे देते हैं ई। क्लियर है मामले? अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? अभी देखो, तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हाँ। कैसी भी, है ना? ये 90 डिग्री हो गया। अब मेरे साथ मसला क्या है, देखो ये ए वेक्टर है, ये तो ए वेक्टर है ना, ये इसमें लाइन में आ गया था, तो ये तो ए वेक्टर है। ओके, लेकिन मुझे क्यूई नहीं पता कि क्यूई कितना है, और मुझे आर ई नहीं पता कि आर ई कितना है। हाँ या ना, ये बताओ। मुझे क्यूई के बारे में नहीं पता कि क्यूई कितना है, और मुझे आर ई नहीं पता आर ई कितना है। क्लियर है भाई? क्यूई और आर ई को देखो डायग्राम में, मुझे क्यूई नहीं हाँ। पता क्यूई कितना है, और आर ई नहीं पता आर ई कितना है। मुझे पी क्यू पता है, हाँ पी क्यू तो बी वेक्टर है, बी है भाई। भाई पी क्यू की वैल्यू मुझे पता है, हाँ पी क्यू की वैल्यू मुझे पता है क्योंकि बी है वो, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। और क्या मुझे आर क्यू की वैल्यू पता है, हाँ आर क्यू की भी वैल्यू पता है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। हाँ या ना? मुझे पी क्यू बी क्यू पता है, मुझे आर क्यू पता है, मुझे क्यू ही नहीं पता, आर ही नहीं पता। और क्या पता है मुझे थीटा पता है क्योंकि मुझे एंगल दे रखा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। अरे हाँ या ना? तो ये जो हाँ थीटा हो ठीक है। जाएगा, हाँ। ये जो थीटा हो जाएगा, यही थीटा यहाँ पे भी आएगा ना भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल भाई। तो ये वेक्टर इधर है, बी वेक्टर यही एक्सटेंडेड तो हुआ, और ये हाँ। पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भाई, तो हाँ। ये भी थीटा और ये भी थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? हाँ। अब अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे भाई, जिज्ञासु सब पता है। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, क्या करेंगे ये भाई? ऐसे ही तो करते थे, ट्रिग्नोमेट्री में भी तो यही पंचायत थी सारी। अगर कोई हाँ चीज पता नहीं चलती थी तो पूरी। कॉस और साइन की टर्म्स में लिख देते थे उसको, है कि नहीं? हम्म। तो यहाँ पे देखो, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपन पर हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है भाई कॉस थीटा। अब बेस क्या है मेरा, क्यूई बेस है ना, क्यूई। और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हाँ नहीं, ए वेक्टर लिख यस। सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्यूई को मैं ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना? मैं ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ इसको? अरे नहीं लिख सकता क्या? देखो ना यहाँ पे, ये लिख हाँ सकते हो, हाँ 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 मल्टीप्लाई हाँ। करके क्रॉस मल्टीप्लाई। और हाँ, और आर ई को क्या लिख सकता हूँ मैं? इसी तरीके से आर ई को मैं ए साइन थीटा लिख सकता हूँ भाई, यस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस यस। दैट इज साइन। ठीक है, तो क्यूई भी मुझे मिल गया ए कॉस थीटा, और आर ई भी मुझे मिल गया ए साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या?
कोई दिक्कत ही नहीं है जिंदगी में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई? रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये है ना आर वेक्टर, ये रहा ना आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर को कैसे निकालेंगे? इस आर वेक्टर को निकालने के लिए फिर से मुझे 90 डिग्री का ही ट्राइंगल सोचना पड़ेगा, और 90 डिग्री का ट्राइंगल सोचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? ये जो ट्राइंगल है, ये एक और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, देखो ये वाला ट्राइंगल, ओके, ये वाला ट्राइंगल देख गया जहाँ जिसके अंदर 90 डिग्री है। जिसके अंदर 90 डिग्री, इस ट्राइंगल को मैं ले लूं, इसमें हाइपोटेन्यूज को निकाल दूं तो आर वेक्टर निकल जाएगा ना। अरे हाँ या ना, मुझे और आर वही वेक्टर की चाहिए, और वही मैग्नीट्यूड निकल चाहिए। जाएगी कि नहीं? और वही चाहिए मुझे। बस उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। कौन से ट्राइंगल को? पी आर ERE ट्राइंगल PR पी आर ई। अब इस ट्राइंगल पी आर ई के अंदर क्या है बताओ? इस ट्राइंगल पी आर ई के अंदर पीई आपकी बेस है और आर ई आपकी हाइट है, हाँ या ना? यस, पीई आपकी बेस है और आर ई आपकी हाइट है। तो पीई स्क्वायर प्लस आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू PR पी स्क्वायर। आर का स्क्वायर, हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाँ थ्योरम, भैया, इज इक्वल टू हाँ पी आर भैया। का स्क्वायर। भाई ये चीज क्लियर हुई है सबको? भाई पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ये देखो यहाँ डायग्राम, पीई स्क्वायर बेस, आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर है भव्य, लक्की, होशियार? जी भैया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यूई क्यों निकाला था मैंने? क्यूई निकालने का क्यों था रीजन? क्यूई निकालने का रीजन ये था कि अगर मैं पीई लिखता हूं, अगर मैं पीई को लिखता हूं तो पी कैसे लिख सकता हूं मैं? पी का मतलब क्या है? पी है मेरा पी क्यू प्लस क्यूई। भाई पीई हाँ पूरा है भैया, ये, है ना? तो पीई पूरा है मतलब पी क्यू प्लस क्यूई है वो, हाँ या ना? तो पीई को मैं क्या लिखूं? पीई को मैं लिख देता हूं पी क्यू B प्लस प्लस क्यूई का होल स्क्वायर प्लस आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, आया ना? भाई पी क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। तो अब मुझे बताओ पी क्यू की वैल्यू कितनी है? बी। भाई पी प्लस क्यू की वैल्यू बी है A cos प्लस थीटा, क्यू ई, प्लस क्यू ई मतलब ए A कॉस cos थीटा। थीटा, A cos थीटा, यस, B प्लस A तो cos बी थीटा। प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर ई कितना है? ए साइन थीटा, A sin दैट इज थीटा। ए A sin थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ या ना? भाई किसी को दिक्कत है? भैया ये सकता ही वाला नहीं। समझ में नहीं आया ये क्या? ये जो B प्लस A cos होल स्क्वायर थीटा वाला है। भाई पीई है ये, हाँ भैया, पीई लिखना था। पीई को कैसे लिख हाँ सकते जी, हो आप? पी क्यू प्लस P क्यू ई। क्यू प्लस QE। पीई को आप कैसे लिख सकते हो? पीई को लिख सकते हो आप पी क्यू प्लस क्यू ई। हाँ पी क्यू भैया, की वैल्यू कितनी है? बी, और क्यू ई की वैल्यू B कितनी है? ये रही, ए कॉस थीटा। अब अगर मैं पी का स्क्वायर करूंगा तो ये पूरे का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हाँ भैया, क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो ठीक, बताओ। हाँ जी भैया, ठीक है भैया, ठीक है। होशियार, लक्की, भव्य, ऑल सेट? हाँ जी भैया। ओके, तो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, बस हमें इसको ओपन करना है। देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, हाँ या ना? प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ भाई, दिक्कत? ना भैया, अब देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे। इतना तो ट्रिग्नोमेट्री में किया है। बी स्क्वायर हाँ भैया, प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू cos आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा 1 बन आर जाएगा। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाते हैं, तो बी स्क्वायर 1 प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab ये A कॉस प्लस B का होल थीटा स्क्वायर बन इज जाएगा। इक्वल टू आर स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस थीटा को अपने बारात में ले जाइए तो। ओ यस। है ना? ये ले जाने देगा इसको। यस, मैं ले जाऊंगा अपनी बारात में। तो ये cos थीटा क्या करने देगा? इसको फॉर्मूला नहीं बनने देगा,
ठीक है, तो आपको इसको एज इट इज Yes. याद करना पड़ेगा। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, और लेकिन हमें एक जेनरिक फॉर्मूला मिल गया इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द थीटा इज, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ये यार दिमाग खराब कर दिया cos थीटा ने। r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका r स्क्वायर। अगर आपको इसको r के लिए निकालना है तो क्या करना है, बस अंडर रूट कर देना है भाई, अंडर रूट ऑफ a हट स्क्वायर प्लस यार। b स्क्वायर प्लस 2ab cos और थीटा उसके लिए हमें इज इक्वल थीटा टू भी तो r। चाहिए। हाँ, थीटा दिएगा ना भाई, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट मर जाएगा, cos 90 इज 0, तो ये मर जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट बन गई ना पाइथागोरस थ्योरम में, है ना। अगर 90 है तो सीधा लगाओ, अगर नहीं है तो थीटा लगाओ, बात खत्म हो गई भाई। यही तो चाहिए था 90 मुझे तो कि सीधा, थीटा, 90 तो सीधा लगा और नहीं है तो थीटा लगा। वाह, हाँ, तो बाकी थीटा भाई रेडी बना cos के। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, ठीक है, तो अगर थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है तो सीधा लग जाएगा, और अगर थीटा दे रखा है तो थीटा ही लगा दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, कैसी भी दिक्कत नहीं है, थीटा की जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू पुट कर दो। और थीटा है क्या लक्की, थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा लक्की? 90 अबे थीटा है क्या, थीटा का मतलब क्या है, व्हाट इज थीटा? भैया कि उसकी थीटा की वैल्यू होगी तभी तो वो अरे थीटा है क्या, क्या वैल्यू लोगे आप 90। हर बार 90? हाँ भैया, फिर ये फॉर्मूले के बना दिया। भव्य, थीटा क्या है? पूरी रामायण पढ़ ली पता नहीं भैया, भैया। इनको नहीं पता सीता कौन है। एंगल एंगल एंगल। एंगल between the vectors. एंगल तो पता था भैया, एंगल होता है थीटा। अबे एंगल किसके बीच में, होशियार ने बोला एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बिटवीन द वेक्टर्स। ये तो पता था भैया, मेरे को लगा कुछ अलग पूछ रहे हो। जितना पता था वो तो बोलता। लक्की आपको तो पता ही नहीं था ये, है ना? पता था भैया। नहीं पता था भाई, 90 डिग्री था वो। 90 डिग्री था तुम्हारे लिए तो। ये कुछ भी हो सकता है, अगर 90 डिग्री है दो वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब ये हो गया भाई मामला। 60 डिग्री है तो कुछ और, अगर 30 60 डिग्री है डिग्री है तो कहीं ऐसा कुछ, 30 डिग्री है तो और छोटा, 45 है तो थोड़ा सा, 120 है तो और पीछे ले जाओ भाई। समझ में आ रही बात? नहीं भैया। तो ये थीटा को यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और फिर उसके बाद ये रिजल्टेंट निकलेगा इन दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, थीटा कुछ भी रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे आपकी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की जो नॉलेज है वो टेस्ट होती है ना। 10th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लगी होगी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत काम आएगी। कॉस में से अगर 180 में से थीटा माइनस होता है तो क्या बनेगा, है ना। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे काम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 120 डिग्री, तो क्या करोगे, -1/2 है ना। -1/2 आता है, लेकिन ये -1/2 आता कैसे, 160 180 में से 60 को माइनस कर दो, 60 माइनस कर दो, है ना, माइनस वो क्या कॉस बन आ जाएगा, जाएगा। माइनस हरी बात कॉस समझ में, माइनस कॉस 60, तो माइनस कॉस 60 मतलब -1/2। ओके, हाँ। या तो याद कर लो, या फिर जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसने सही से पढ़ा है उसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। या तो -1/2 याद करो, नहीं तो क्या है, पिछला जो पढ़ रखा है उसको यूज करो, जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ओके, ना 120 डिग्री वाला तो फिर इसमें ही आया है 11th में, भैया ने आज 2-3 दिन पहले करा कराया। करा दिया ना। सुबह हाँ तो बस सुबह फिर, सुबह। हाँ तो ऐसे और निकालने की कोशिश करना, उसको अच्छे से पढ़ना। फिर से बता रहा हूँ मैं, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। ये जो माइनस करने वाला सिस्टम है, 180 में से माइनस करेंगे, 360 में से माइनस करेंगे, ये वो फलाना डिकना, क्या वैल्यू निकल के आएगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एक और चीज फटाफट कर लेते हैं, फिर रैप अप करते हैं लेक्चर। अब हमें अभी ये तो हो गई मैग्नीट्यूड, ये तो क्या मिली, ये तो मिल गई हमें मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ
ऑफ आर, लेकिन अब हमें डायरेक्शन भी चाहिए भाई, डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैसे मिलेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ आर आपको मिलेगी फॉर्मूले से, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos डायरेक्शन थीटा। क्या करें? अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई? देखो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, ये देखो इधर। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, हाँ या ना। अब हमारे लिए दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना। तो मेरे लिए जो रेफरेंस होगी वो क्या होगा? ईदर ऑफ द वेक्टर। यस। अब भाई मुझे नहीं पता कि, मैं नहीं जानता कि एरन कैसा है, मुझे नहीं पता कि जिज्ञासु कैसा है, ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में कहीं घर मिला है तो मैं डायरेक्शन या तो एरन के घर से बता सकूंगा या फिर जिज्ञासु के घर से बता सकूंगा, हाँ या ना। मुझे बाकी नहीं पता क्या है, समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से हमें ए वेक्टर नोन है और बी वेक्टर नोन है, इन दोनों के बीच का थीटा नोन है। तो मुझे इन सब को ही यूज करके रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन बतानी है मतलब ए वेक्टर से कहां है, बी वेक्टर से कहां है। ए तो मैं वेक्टर किसी से एक को कितने चुन एंगल लेता की हूँ, दूरी पर है? राइट। ए वेक्टर से कितने एंगल पे है, बी वेक्टर से कितने एंगल पे है, तो मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी, हाँ या ना। क्योंकि बी वेक्टर तो आप ऑलरेडी बता के हाँ चल रहे हो मेरे को कि बी वेक्टर कहाँ है। अब अगर मुझे आयरन का ही घर बोलोगे, नहीं नहीं आयरन का घर नहीं पता बोला, तो फिर क्वेश्चन ही नल एंड वॉइड हो जाता है, राइट। आप मुझे बी वेक्टर बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि बी वेक्टर से कितने एंगल पे है वो। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, अल्फा मान ले डायरेक्शन, राइट। अब अगर हमें ये एंगल अल्फा मानना है तो अगेन वही राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन वही राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस अल्फा को निकालने का तरीका क्या है? इस अल्फा को निकालने का तरीका है टेन अल्फा। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे हाँ या ना। इन ट्राइंगल पी आर ई, देखो इस ट्राइंगल में, यहीं पे लिख देता हूं, इन ट्राइंगल पी आर ई, इस पी आर ई ट्राइंगल में अगर मैं टेन अल्फा निकालने लगा तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर दैट इज आर ई अपॉन में बेस दैट इज पीई। भाई क्लियर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या करेंगे फिर? आर ई की वैल्यू कितनी है? आर ई की वैल्यू ये रही भाई, ए साइन थीटा। और पीई की वैल्यू क्या है? पीई की वैल्यू ये रही, बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है? तो ये हो जाएगी मेरी डायरेक्शन, दैट इज टेन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो अगर मुझे अल्फा निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा। देखो ये टेन इनवर्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। कुछ ट्रिक मैं फिजिक्स की आपको दे दूंगा, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेन ये तो इनवर्स कॉट हो जाएगा। टेन इनवर्स कॉट होता है, कॉट कर ले, निकालना है हाँ। तुम्हें। अगर कॉट से निकलता है तो कॉट से निकाल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स के लिए जितनी जरूरत होती है मैं उतना बता दूंगा तुम्हें ट्रिक, ठीक है। तो थीटा निकलेगा कैसे? ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। समझ में? ये अल्फा निकल गया, तो ये मेरे डायरेक्शन निकल गई। तो डायरेक्शन भी मिल गई मुझे। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दैट इज अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्या था? ए साइन थीटा। हाँ, ए साइन थीटा अपॉन में बी बी प्लस प्लस ए कॉस ए कॉस थीटा। कॉस थीटा। देखो इसको याद करने का आसान तरीका, tan है तो साइन अपॉन कॉस आएगा। मुद्दा क्या है कि ये वेक्टर कौन सा आएगा ना, यही तो बात है। साइन अपॉन कॉस तो आएगा, साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे आएगा, लेकिन मुद्दा ये है कि इस साइन के साथ या कॉस के साथ वेक्टर कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ पे डायग्राम को अगर आप ठीक से देखो तो वेक्टर कौन सा आएगा? वेक्टर वो आएगा जिस वेक्टर के अपोजिट आप उसकी डायरेक्शन निकाल रहे हो। मतलब यहाँ पे बी वेक्टर से इंक्लाइंड है ना अल्फा, यहाँ पे अल्फा किसके करस्पॉन्ड रेफरेंस में निकल रहा है? बी वेक्टर के। बी के तो उसके अपोजिट वाला वेक्टर डाल देना है आपने। यहीं अगर मैं ये वाला एंगल निकालने लगूं अगर, तो मेरे को क्या निकलेगा? मैं ये वाला एंगल निकालूंगा तो मेरा निकलेगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। हाँ ठीक है, तो अपोजिट वाला एंगल ले ठीक है। लेना है। तो यहां तक